हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस भाई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स लेसन 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, विद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। तो सबसे पहले आपका दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। विद्युत फ्लक्स समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है एक टॉपिक हमें छोटा सा है, उससे समझना ज़रूरी है। खासतौर से एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर। इसको हम कर सकते हैं क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर क्षेत्रफल जो सदिश है या एरिया वेक्टर जो होता है वह किसी भी प्लेन सरफेस के लंबवत दिशा में होता है। इसको हम और लिखते हैं जो है कि एज ए डिफिनेशन तौर पे ये एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर का डिफिनीशन है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर यानी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। किसी भी सरफेस के लंबवत जो एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है किसी भी सरफेस के उसके लंबवत डायरेक्शन में होती है। और यहाँ पर मान लीजिए हमने एक प्लेन सरफेस ले रखा है, सर्कुलर है। ये इसका पूरा एरिया है। इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये इसके एरिया का डायरेक्शन, अर्थात इसे हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर ए। अब यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं एन कैप इंटू ए, अर्थात एन कैप क्या होता है, एकांक सदिश होता है। यानी उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करने के लिए जो हमने रिप्रेजेंट किया है एन कैप, ये जो है कि एकांक सदिश है। या हम इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं थोड़ा सा। एन कैप एकांक वेक्टर बराबर होता है जिस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर का मॉड। यानी कि अगर हम बात करें इसको डिफाइन हम थोड़ा सा अगर करना चाहें कि यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। ए यूनिट वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके हम मॉड से जब डिवाइड करते हैं जो आता है वही यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए को एन कैप इंटू ए, तो वही है। यानी कि वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन कैप। इस प्रकार से ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो शो कर रहा है एरिया का यानी उस तल का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा को शो कर रहा है, इसी है। और खास तौर से ये एप्लीकेबल होता है 2D सरफेस। 2D सरफेस के लिए ये जरूरी इधर भी हो सकता है, आपका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है। लेकिन हम किसी भी प्रॉब्लम में जब हम एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे तो उस प्रॉब्लम के लिए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं एरिया वेक्टर को तो किसी एक ही डायरेक्शन में हम उसको सपोज करेंगे। और अगर बात करें संभावना की तो जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक लाइन ऊपर की तरफ है तो ये एरिया वेक्टर है। यानी ये बता रहा है कि इस सरफेस का यानी इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जो होगा उसका एरिया वेक्टर होगा। इसको अगर हम बात करें
ये भी एरिया वेक्टर हो सकता है, बात ये भी, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी एरिया वेक्टर है। लेकिन किसी एक प्रॉब्लम के लिए हम एरिया वेक्टर को किसी एक डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम, अगर मान लीजिए इस एरिया की हमें ज़रूरत है और इसकी वेक्टर की बात हम करना चाहते हैं, तो ऊपर की तरफ हम कंसीडर करेंगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो ये तो एरिया वेक्टर रहा फॉर ए प्लेन सरफेस। और चूंकि ये 2D सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है, यह दोनों कंडीशन में होता है, अपवर्ड में और डाउनवर्ड, दोनों कंडीशन में हो सकता है। अब बात करेंगे हम 3D सरफेस की बात अगर करें। एक मिनट, 3D सरफेस की बात करने से पहले एक थोड़ा सा मैं अगर बात करूं, मान लीजिए एक थोड़ा सा एग्जांपल ये वेक्टर से रिलेटेड। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम कोई एक स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे हम कोई एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड जो है ए है। इसको हम ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। अगर इसकी एरिया की बात करें तो सिंपल सा एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ये हम बात करेंगे एरिया ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, एज ए एरिया वेक्टर की बात करेंगे, उसके रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। आपको एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि x के अलाउंग आई कैप यूनिट वेक्टर है, y के अलाउंग जो होता है वह j कैप होता है, और ये z के अलाउंग यूनिट वेक्टर k कैप होता है। अगर हम आपसे हमें एरिया वेक्टर की अगर बात करें, रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी अभी बताया कि ए वेक्टर कैन बी डिनोटेड by the multiplication of the unit vector and the modulus। इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा, हमने एक मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया, यहाँ हो जाएगा a इंटू ए। चूंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो एरिया वेक्टर होता है, इस साइड का हमने क्या लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें तो थोड़ा सा ए बी इंटू बी सी, ये चीज इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर को ए बी इंटू बी सी साइन, क्योंकि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और साथ साथ यूनिट वेक्टर जो हम कंसीडर करेंगे, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो हम कंसीडर करेंगे। जैसे x का यूनिट वेक्टर i है, j का यूनिट y अर्थात जो वो a है, इसका यूनिट वेक्टर j कैप है। तो इसका हम जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अर्थात हो जाएगा यहाँ पे i और क्रॉस j, तो उसका परपेंडिकुलर यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपका डायरेक्शन शो कर रहा है वो k कैप है। इट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका k कैप। तो ए बी आपका a है और इंटू a अर्थात साइन 90 मान 1 होगा, या फिर एरिया वेक्टर होगा आपका ए स्क्वायर ए है। यहाँ पे देखिए ये आपका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और ये यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। अब के कैप का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है, प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, जेड के डायरेक्शन में के कैप, इसके उधर भी हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, या इसको हम कह सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर
के कैप को माइनस में लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। जिस की जरूरत प्रॉब्लम में होगी, जिस भी एरिया वेक्टर की, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं। तो 2D सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है दोनों तरफ। अगर इस प्लेन के बाहर की बात करें या फिर इसके पीछे की बात करें, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड की बात करें, ये तरह 2D सरफेस के लिए। अब बात करेंगे हम एरिया वेक्टर के 3D सरफेस के लिए कैसे होता है। तो ठीक है, 3D सरफेस की अगर बात करें, 3D सरफेस की बात करें तो जो एरिया वेक्टर होता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ होता है। जो एरिया वेक्टर होता है और एक क्लोज सरफेस, जिसे हम 3D सरफेस भी कह सकते हैं, उसका एरिया वेक्टर उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए ये अगर मान लीजिए हम इस प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट फेस की बात कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ व्यू लेंगे तो एरिया वेक्टर लेंगे, अंदर नहीं। क्लोज सरफेस की बात हम कर रहे हैं। क्लोज सरफेस में जो होता है एरिया वेक्टर is perpendicular to the plane surface in outward direction for closed surface। इसकी बात करें, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वह इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा। एक क्लोज सरफेस की बात हम कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट अगर हम ले लिया जैसे, तो अगर इसके एरिया की बात करें, क्योंकि क्लोज सरफेस है, इसका एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसकी बात अगर हम करें, इसका एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर। अगर इस कर्व सरफेस की बात करें, इस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी बाहर की तरफ जो एरिया की बात करेंगे इधर, ये तो रहा एरिया वेक्टर फॉर ए क्लोज सरफेस, जो कि उसकी दिशा जो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ होती है। ठीक है, नोट करें इसको आप। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले इसका जो रिप्रेजेंटेशन है पाई ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं आपको डिफिनेशन लिख दूँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग perpendicular to the number of field lines मतलब इलेक्ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक number of electric field lines passing perpendicular to the plane surface is called नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत बल रेखाओं की संख्या पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, समतल से गुजरने अभिलंबोत
विद्युत बल रेखाओं की संख्या पासिंग यानी गुजरने वाली परपेंडिकुलर माने लंबवत टू द प्लेन सरफेस समतल पृष्ठ से इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी समतल पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे फॉर एग्जांपल बात हम करें यहाँ पे एक कोई प्लेन कंटेन है, मान लीजिए सर्कुलर हमने ले लिया है, इसकी एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर के टाइप जो निकल रहे हैं सब एक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। तो एक फील्ड लाइन्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, हम कहेंगे इसमें जो फ्लक्स है वो कितना है 6 है। 6 लाइन पास कर रही हैं इस सरफेस से, हम कहेंगे इसका फ्लक्स 5 है। अगर आप इस सरफेस से पास करने वाली लाइन की संख्या परपेंडिकुलर, यहाँ हम बात करें तो सरफेस से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, हम कहेंगे 5 E बराबर 3। तो आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स बढ़ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स घट रही है तो फ्लक्स का मान घट रहा है। एक तो ये चीज़, एक चीज़ और देखें, अगर हम बात करें, अगर मैं एरिया को बढ़ा दूँ, इसका एरिया ही बढ़ा दूँ तो फील्ड लाइन्स की संख्या बढ़ जाएगी। अगर मैं एरिया बढ़ा दूँ तो और भी जितनी फील्ड लाइन्स इसमें पास करेंगी, अगर मैं बात करूँ एरिया बढ़ा दूँ तो फील्ड लाइन्स अधिक पास करेंगे या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक पास करेंगे। तो यानी एरिया बढ़ाएंगे तब पर भी वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर हम फील्ड लाइंस अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाएं तब पर भी फ्लक्स बढ़ रहा है। इस हिसाब से आप देखेंगे फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड लाइंस एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इस हिसाब से। और वैसे तो मैं अगर फार्मूला की बात करूँ वैद्युत फ्लक्स की, तो ये होता है पाई ई बराबर E cos थीटा। थीटा यानी एंगल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया, पाई प्रोपोर्शनल ई, पाई प्रोपोर्शनल ए, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फार्मूला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो होता है वह E cos थीटा, अर्थात थीटा भी एंगल होता है। क्योंकि हमें अगर बात करें लंबवत जो बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस से लंबवत पास करेंगी तो वैद्युत फ्लक्स होता है। अगर एक फ्लक्स यही सरफेस है और इससे अगर वैद्युत बल रेखाएं इस ढंग से पास हो रही हैं तो देखेंगे एक भी बल रेखाएं पास नहीं कर रही हैं, यानी कि इस बल रेखाओं के समांतर, यानी जो एक पृष्ठ है इस बल रेखाओं के समांतर है, इस अवस्था में कोई भी बल रेखाएं इसे पास नहीं कर रही हैं। अर्थात यहाँ देखेंगे ये बल रेखाएं लगभग 90 डिग्री बना रही थी, सरफेस से 90 डिग्री बना रही थी और इससे 0 डिग्री, इससे कन्फर्म हो रहा है। तो एंगल पे भी डिपेंड है बल रेखाएं, फ्लक्स आपका जो है वैद्युत बल फ्लक्स जो है यह एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं, मान लीजिए एरिया वेक्टर है, तो यहाँ हम इस प्लेन का सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में वैद्युत बल रेखा अगर पास कर रही है सरफेस के लंबवत, अर्थात वो एरिया वेक्टर की क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगे। अगर इसका एरिया वेक्टर भी हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लेते हैं तो ये तो फील्ड लाइंस हैं, देखेंगे फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। यहाँ जब वैद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजरती है तो E और A के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो इसको आप
हम इस फार्मूले की बात थोड़ा देखना चाहते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, सर्कुलर सरफेस नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास कर रही है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा अगर बात करें तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, और ये फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रिक। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा है। तो अभी अभी हमने बताया, अगर मैं आपसे पूछूं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कंसीडर तब करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करती हैं। तो एरिया वेक्टर तो ये होगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो फील्ड लाइन पास कर रही है इस डायरेक्शन यानी एंगल बनाते हुए थीटा एंगल बनाते हुए पास कर रही हैं, तो इसके डायरेक्शन में फील्ड लाइंस हम कंसीडर करेंगे। इट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंपोनेंट इसमें कितना होगा, जिसे हम कहेंगे ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पास करने वाली फील्ड लाइंस हम लेते हैं एज ए फ्लक्स ग्रुप में। यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर ई ए, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई ए ई कॉस थीटा, क्योंकि ई कॉस थीटा कॉस थीटा हम यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा। अब यहाँ से आप जानते हैं फाई ई भी वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच का एंगल थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ई ए ई डॉट ए। ये तो फ्लक्स की बात हुई। जैसे आप पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी में दो वेक्टर क्वांटिटी उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ हुआ ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई भी सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी से स्मॉल एरिया से उसके स्मॉल पार्ट से गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो स्मॉल पार्ट से गुजर रही है, फिर इसका डायरेक्शन मान लीजिए लेते हैं और उसका एरिया वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए वह डी ए स्मॉल एरिया है, इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट से मिल करके पूरा आपका बना हुआ है। तो इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का एरिया जो होगा वह डी ए वेक्टर होगा। यहाँ से पास करने वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अगर छोटा सा हमें इस यहाँ से जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे से सरफेस से बहुत ही स्मॉल होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी फाई टी बराबर, क्योंकि एंगल है दोनों के बीच में थीटा, तो इसका कंपोनेंट इसके क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी ए वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए जो फील्ड लाइंस पास करेंगी तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ से पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वह ई कॉस थीटा होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, इस छोटे से एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर बात करें अगर छोटा सा पार्ट अगर हमें पता हो गया तो इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला यहाँ हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्री पार्ट यानी इस अल्पांश से, अगर हमें अल्पांश से यानी एलिमेंट्री पार्ट से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता हो गया
तो संपूर्ण पृष्ठ होल सरफेस से पास करने वाला, यानी हम लिखेंगे हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन समाकलन, तो हो जाएगा यहां से फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई। इसको मैं थोड़ा सा अगर इसको यहाँ लिखूँ आगे बढ़ा दूँ तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी इंटू डी कॉस थीटा। इसको मैं अगर ऊपर लिखूँ थोड़ा सा इस पार्ट को, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी का क्या, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर का इंटीग्रेशन। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आज यहीं तक। आगे हम जो कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तो पढ़ाएंगे गॉस थ्योरम के बारे में।